हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए आपके लिए हमारी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण वाली बुक से एक नया टॉपिक सीमाकारी कारकों की अवधारणा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की अवधारणा क्या होती है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, किस तरह से उसको परिभाषित किया गया, ये सब जान लिया है। ठीक है, आगे हम इस वीडियो में आज सीमाकारी कारकों को जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या होते हैं सीमाकारी कारक? हम जानते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया है कि दो खेत हैं, आस-पास खेत दो हैं, उनमें फसल उगाई गई है। एक खेत में फसल जो है अच्छे ढंग से वृद्धि करती है, उसके जो अच्छी पैदावार होती है उसमें फसल की, जबकि उसके पास वाले खेत में उस फसल की पैदावार बहुत कम होती है। तो हमारे मस्तिष्क में ये जो है विचार आता है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इसी तरह से देखा जाता है कि कोई भी जो दो जंतु हैं, XYZ, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जंतु हो सकते हैं, उनमें देखा जाता है कि एक जंतु जो होता है वो तो सामान्य वृद्धि कर लेता है, जबकि दूसरा जंतु सामान्य वृद्धि नहीं कर पाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, हमारे सामने आए, है ना, और हमने इनके बारे में सोचने की कोशिश की। इसी तरह सर्वप्रथम ऐसे डाउट्स को सुलझाने का कार्य जो था एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। उसके मस्तिष्क में विचार आया भाई कि जो एक खेत में फसल की अच्छी पैदावार हुई है और दूसरे खेत में फसल की पैदावार कम हुई है। तो इस तरह का विचार जो है सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक जस्टिस बॉन लेवी यानी कि J.V. लेवी के मस्तिष्क में आया और उन्होंने इन सीमाकारी कारकों का सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो जो जस्टिस बॉन लेवी ने बताया, उनके अनुसार सीमाकारी कारक क्या होते हैं। तो सीमाकारी कारक हम किनको कह सकते हैं? ठीक है, तो सीमाकारी कारक क्या होते हैं कि जो जीव होते हैं, सजीव जो होते हैं, उन सजीवों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं। कोई भी जीव हो, चाहे पादप हो, चाहे छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जंतु, बड़े से बड़ा जंतु, उन सभी सजीवों के लिए जो है पोषक पदार्थ, तापमान, वायुमंडलीय कारक, मृदा आदि आवश्यक होते हैं। मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थ वो सभी आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो और उन पदार्थों की जो होती है, उन पदार्थों की सभी जीवों के लिए एक निश्चित न्यूनतम मात्रा आवश्यक होती है ना। तो अब बात करें हम, यदि जो उन पदार्थों की सामान्य वृद्धि के लिए, जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की सामान्य वृद्धि के लिए जो एक न्यूनतम मात्रा आवश्यक है, यदि उस न्यूनतम मात्रा में कुछ कमी हो जाए, उस न्यूनतम मात्रा को हम क्रांतिक मात्रा भी कह सकते हैं। जो जीवों की वृद्धि के लिए पदार्थों की एक आवश्यक न्यूनतम मात्रा होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? क्रांतिक मात्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सीमाकारी कारक किसे कह रहे हैं कि जीवों की जो वांछनीय वृद्धि होती है, मतलब जो होनी चाहिए उनकी वृद्धि, वांछनीय वृद्धि, जीवों की वांछनीय वृद्धि के लिए आवश्यक न्यूनतम पोषक तत्वों या पदार्थों की मात्रा में कमी हो जाए तो वे कारक क्या कहलाते हैं? सीमाकारी कारक कहलाते हैं। क्योंकि जब पोषक तत्वों या पोषक पदार्थों अथवा अन्य कारकों की कमी हो जाएगी तो जीव की वृद्धि कैसी हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है।
जीव की वृद्धि में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कहा गया है कि जो जीवों की वृद्धि होती है उन जीवों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक न्यूनतम पोषक पदार्थ होते हैं, यानी पोषक पदार्थों की जो क्रांतिक मात्रा होती है, उस क्रांतिक मात्रा में कमी होना क्या कहलाते हैं? सीमाकारी कारक कहलाते हैं। ठीक है, इन कारकों के बारे में किसने बताया? सर्वप्रथम लिविंग द्वारा बताया गया। ठीक है, इनके अनुसार लिविंग ने क्या बताया था? लिविंग ने पोषक पदार्थों पर जोर दिया। जो सीमाकारी कारकों की अवधारणा को समझाने के लिए लिविंग ने इन पर ध्यान दिया, पोषक पदार्थों पर। इनके अनुसार जीव की वृद्धि होती है उस पोषक पदार्थ से सीमित होती है जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध हो। लिविंग ने क्या बताया कि भाई जो जीव की वृद्धि होती है ना, उस पोषक पदार्थ से सीमित होती है जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध हो। ये बता चुकी है। पर यदि एक जैसे मान लीजिए किसी जीव की वृद्धि के लिए है ना कोई पदार्थ 1 ग्राम आवश्यक है और उस 1 ग्राम से उस पदार्थ की मात्रा कम हो जाए, 1 ग्राम से यदि पदार्थ की मात्रा कम हो जाए तो उस जीव की वृद्धि कैसी होती है? अवरुद्ध हो जाती है। तो इन्होंने ये बताया था। आगे सीमाकारी कारकों को, इन जो सीमाकारी कारक हैं, विभिन्न प्रकार के सीमाकारी कारक हैं, जैसे पोषक पदार्थ हो गए, है ना, मृदीय कारक हो गए, है ना, इसके अलावा वातावरणीय कारक हो गए, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, O2 की मात्रा है, CO2 की मात्रा है, ये सारे भौतिक कारक हो गए। रासायनिक कारक होते हैं, ये सभी के सभी कारक किसका रूप लेते हैं? सीमाकारी कारकों का रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो सीमाकारी कारकों को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा कई अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, जो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहली अवधारणा है लिविंग का न्यूनता का नियम या लिविंग की न्यूनता की अवधारणा, सीमा कारकों की अवधारणा। लिविंग ने जो है सर्वप्रथम आपको बताया है सीमाकारी कारकों को बताने के लिए एक अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग का नियम कहते हैं, या एक नियम प्रस्तुत किया जिससे क्या कहते हैं? लिविंग का नियम कहते हैं। तो इन्होंने सीमाकारी कारकों को समझाने के लिए किसको महत्वपूर्ण माना? पोषक पदार्थों को महत्वपूर्ण माना। इनके मस्तिष्क में और तत्वों या भौतिक कारकों के बारे में जान नहीं आया। इन्होंने केवल किसको आधार माना? सीमाकारी कारकों को समझाने के लिए पोषक पदार्थों को आधार माना। ठीक है, अब इनके अनुसार जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो इन्होंने पोषक पदार्थ को आधार माना है, पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरे होते हैं बृहत पोषक तत्व। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं बृहत पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो और मैक्रो 2 शब्द है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब अधिक। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है और बृहत पोषक तत्व क्या है? जितने भी जीव हैं इस प्रकृति में या पृथ्वी पर, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उन सभी जीवों के लिए दोनों प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अब ये कैसे इन्हें कहते हैं? यदि जीव की वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की मात्रा कम आवश्यक होती है, यानी कि पोषक पदार्थ कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे यदि हम मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो हमारे शरीर में जैसे मरकरी है, स्ट्रोंशियम है ना, निकेल है इत्यादि कैसे पाए जाते हैं? कम मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पोषक पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। जबकि दूसरे प्रकार है बृहत पोषक तत्व। हम किनको कहते हैं? कि ऐसे पोषक तत्व जो जीव की वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे हमारे शरीर में किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम की अधिकता होती है, तो कैल्शियम क्या हो गया? बृहत पोषक तत्व हो गया। ठीक है, तो जो लिविंग ने बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहत पोषक तत्व, यदि इन पोषक पदार्थ चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हो चाहे बृहत पोषक तत्व हो, यदि इनमें से जो न्यूनतम मात्रा आवश्यक है हमारे लिए, जैसे यदि हम बात करें स्ट्रोंशियम की मात्रा हमारे शरीर के अंदर 0.01 है, चाहिए हमारे शरीर को, और यदि यह स्ट्रोंशियम की मात्रा 0.01 से कम हो जाए तो हमारे शरीर की क्या हो जाती है? वृद्धि रुक जाती है। ठीक है,
तो जब इन पोषक पदार्थों में से किसी भी पोषक पदार्थ की मात्रा जो सूक्ष्म पोषक तत्व में है और बृहद पोषक तत्व में, इनमें से किसी भी पोषक पदार्थ की मात्रा आवश्यक न्यूनतम मात्रा से कम हो जाए, या तो क्या हो जाए, कम हो जाए अथवा अनुपस्थित हो जाए, तो वह पोषक पदार्थ क्या बन जाता है, सीमाकारी कारक बन जाता है। जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व में, बृहद पोषक तत्व में, यदि इन पोषक तत्वों में से किसी भी पदार्थ की, सूक्ष्म पोषक तत्व भी कई प्रकार के हैं और बृहद पोषक तत्व भी कई प्रकार के हैं, यदि उन पोषक तत्वों में से किसी भी प्रकार के तत्व की कमी हो जाए तो वह कारक क्या बन जाता है, सीमाकारी कारक बन जाता है। ठीक है, आगे इसका जैसे उदाहरण दिया गया है कि जब जंतुओं के भोजन में, ना जो जंतु होते हैं भोजन करते हैं, भोजन में प्रोटीन उपस्थित होती है और उस प्रोटीन, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण भी होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ होता है प्रोटीन। ठीक है, जीवों का जो शरीर होता है, शरीर में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किन की आवश्यकता होती है, अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या लगा है कि जब किसी भोजन में जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, 10 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, यदि उन आवश्यक अमीनो अम्लों में से किसी प्रकार के अमीनो अम्ल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर इच्छित प्रोटीन नहीं बन पाती है, अर्थात प्रोटीन श्रृंखला क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। ये लिखा है कि जंतुओं के भोजन में जब आवश्यक अमीनो अम्ल EAA यानी एसेंशियल अमीनो एसिड में से कोई एक अमीनो एसिड अनुपस्थित हो तो जंतु की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि एक प्रोटीन बनने के लिए क्या आवश्यक होते हैं, अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। और जब आवश्यक अमीनो अम्ल की ही अनुपस्थित हो जाएगी तो आवश्यक अमीनो अम्ल की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन श्रृंखला जो होती है अपूर्ण रह जाती है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि हमारे भोजन में या हमारे शरीर में आवश्यक न्यूनतम मात्रा से विटामिन की कमी हो जाए, यानी विटामिन की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में या हमारे भोज्य पदार्थों में, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कब मजबूत रहता है, जब इस शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व एक न्यूनतम मात्रा में उपस्थित हों, तब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कैसा होता है, सही ढंग से कार्य करता है। ठीक है, तो जब विटामिन की कमी हो जाती है तो विटामिन की कमी होने पर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और हमारा शरीर एलर्जी से ग्रसित हो जाता है, विभिन्न प्रकार की एलर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, ये जो है इस तरह से सीमाकारी कारक जो है लिविंग ने समझाया था। इसी वजह से सलाह दी जाती है कि जितने भी जंतु होते हैं या मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य को संतुलित भोजन और तरह तरह का भोजन पाना चाहिए। संतुलित भोजन मतलब जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हों। ठीक है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी हों और बृहद पोषक तत्व भी हों। ठीक है, वो सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, वो क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। इसके अलावा बदलते बदलते भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं उन सभी में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों लिए जाते हैं संतुलित भोजन और बदलते बदलते भोजन क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। तो यह जो था हमारा लिविंग का नियमता का सिद्धांत या लिविंग का नियम था। ठीक है, आपको समझ आया होगा, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स कर बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच।